हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज बिलाखिर जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने इस बात का इशारा बल्कि क्या ऐलान कर दिया है कि वो 27 मार्च को 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च शुरू कर रहे हैं, जो कि मार्च उल्टा कोई बात नहीं हो गया यार। तो अब अपोजिशन के भी इतने अरसे से वो चल रहा था कि उनका भी क्लियर नहीं था। तो 27 अक्टूबर को वो आज़ादी मार्च करेंगे और जो कल्मिनेट होगा डी चौक में धरने पर। और वो धरना वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हुकूमत नहीं जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये धरना जो है, जो इलेक्शंस हुए हैं वो जाली इलेक्शंस थे और जो उनके बाद नतीजे में हुकूमत आई वो भी जाली हुकूमत थी, वो उसको गिरा कर दम लेंगे। ख़बर ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे, क्योंकि वो तो क्लियर हैं ही। ख़बर यह है कि बाकी जो दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या करेंगे, क्योंकि वो गो मगो की कैफियत में हैं। ज़ाहिर है उनके टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में है। और जैसे हमने सेनेट इलेक्शंस में भी देखा कि गड़बड़ हुई और कॉम्प्रोमाइज़ हुए, तो क्या अब ऐसा होगा। आज नवाज़ शरीफ से कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ भी मिले और ख़ानदान के दूसरे अफराद, जिनमें उनके दामाद कैप्टन सफदर जो हार्ड लाइन से ताल्लुक़ है, वो भी मिले। और वहाँ से ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को कि आपने आज़ादी मार्च में शरीक होना है। पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा मतलब अभी कंड्यूसिव नहीं है, और ये है कि कमर में दर्द हो रही। उन्होंने कहा डेंगी है और दूसरे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप देखें ज़रा नहीं पंजाब में डेंगी हुई हुई है, डेंगी वबा फैली हुई है और दूसरी चीज़ें। क्लास टीचर को कहते थे ना, हाँ सर मेरी नानी बीमार हो गई है। लेकिन अब इवेंचुअली जो फैसला होगा वो सीसी का इजलास बुलाया 8 अक्टूबर को। नून लीग की जो नून लीग के हार्डलाइन लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब 80% जो है 80% पार्टी के अंदर ये राय है कि हमें जाना है। मज़े की बात ये है कि याद करें 2014 का धरना, यार डेजा वू थी नहीं हो रही थी उस वक्त नवाज लीग की हुकूमत थी। वो ये कह रही थी कि देखें हमारे जो इलाकाई अंदरूनी हालात हैं और बैरूनी हालात हैं वो देखें और इनकी जो है धरने की हरकतें देखें। आज एग्जैक्टली डिट्टो पीटीआई के जो वज़रा हैं वो यही कह रहे हैं कि हालात देखें और आपको धरने की सूझी हुई है। वही मतलब यार, कारमा है कारमा। ये क्या जगह है दोस्तों? ये कौन सी जगह है? ये कौन सा? ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ बैठे थे हम जहाँ पर। तो पीपल्स पार्टी का जो है वो भी स्टांस अभी तक क्लियर नहीं है। गो के मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल शेर के साथ भी है, शिकारी के साथ भी है। हालांकि मौलाना साहब का ये ट्रेड हुआ करता था कि वो शेर के साथ भी होते थे, शिकारी के साथ भी। एक और सही बात है। तो अच्छा, तो वही है मसला कि अगर जो है, वरना फिर पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि काम हो गया तो ठीक है, वरना चाय भी बना के पी लेंगे। यही है। नहीं, मैं आपको बताया ना पहले उस दिन भी मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रहे हैं कि अगर तो अटक से इधर निकल आए तो फिर हम साथ हैं, तो मसला ही नहीं। अगर अटक से पहले रोक लिए गए तो हम भी अटक सकते हैं। बिलावल ने अलबत्ता खैर मकदम किया है मौलाना साहब की जो अनाउंसमेंट है उसका, और कहा है जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं सेनेटर, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी फैसला तो हो गया है कि आज़ादी मार्च में बिलावल भी शरीक होंगे, मगर धरने से पहले वो मौलाना साहब को धरने पर बिठाने से पहले रुखसत करके और निकलने। गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में होता है। गेस्ट अपीयरेंस। लेकिन आप जाए, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस मैं आया। वसत अभी शो से पहले वसत से मेरी बात हो रही थी, हम कई की गाड़ी में आते हैं ऑफिस, तो कह रहे थे कि यार मैं भी, आप कह रहे थे नहीं, मैंने कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं तो आपको पता है मौलाना साहब का पुराना भक्त हूँ, बिल्कुल मैं इनके जुलूस में भी जाना चाहता हूँ, मैं इनके धरने में भी बैठना चाहता हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिवाय इसके कि इस हुकूमत को हटाना है, ठीक है, प्रोग्राम क्या है बेसिकली, करना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत को हटा दिया, लेकिन इसकी मुझे थोड़ा सा और चाहिए। अच्छा, कि इसके बाद क्या करना चाहते हैं? मसलन खुद आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन दोबारा कराएं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, ठीक है, इलेक्शन ज़ाहिर दोबारा होंगे,
तो वही फिर मैं वही वाक़या सुनाऊंगा कि एक साहब जो हैं वो उन्होंने मदरसे से उठा लिया अपने बच्चे को और कि जी उस्ताद जो है वो बहुत ही उसने गलत हरकत की है, इसलिए मैं अपने बच्चे को इस मदरसे में नहीं पढ़ाऊँगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप इस मदरसे में पढ़ाएं या किसी में भी पढ़ाएं, निसाब एक ही रहेगा, निसाब तब्दील नहीं हो सकता। तो जो जुलाई में इलेक्शन हुए, अगर उन पे एतराज़ है तो आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो भी तो उसी सेटअप, उसी सिस्टम, उसी इस्टेब्लिशमेंट के तहत होंगे ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं धरने में बहुत जी चाह रहा मेरा बैठने का, लेकिन ये है कि अगर ये मुतालबा है कि इलेक्शन हो तो क्यों? कल की बात है शायद कि मौलाना फजल रहमान एक स्पीच दे रहे थे और वो कह रहे थे कि UNGA में जो इमरान खान ने बातें की उस पर तो सब तबसरा कर रहे थे और कह रहे थे कि यार ये बंदा हिजाब की बातें कर रहा है, ये बंदा इस्लामोफोबिया और ब्लास्फेमी की बातें कर रहा है, ये वो बंदा है जिसने आसिया बीबी को रिहा कराया। अच्छा, आसिया बीबी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा क्लियर था। अच्छा, सोने पे सुहागा, उनके साथ कौन खड़े हुए हैं? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब वही एहसन इकबाल साहब हैं जिनको नारोवाल के जलसे में अपने बाजू पर गोली लगी थी। राइट? क्यों लगी थी वो गोली? क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान और इसमें PTI के अबरारुल हक को भी एक ऑनरेबल मेंशन तो जाता ही है, उन्होंने काफी इनके खिलाफ किया था, इंसाइट किया था। अच्छा, अब आपको याद होगा, वो पूरी किस्से दोबारा सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है वो जो ओथ का किस्सा चला था और PTI की आला क़यादत ने ये कार्ड प्ले किया था। अच्छा, ये वही कार्ड है जिससे एहसन इकबाल साहब कटे हैं, लेकिन मौलाना साहब वही कार्ड इस्तेमाल करें और एहसन इकबाल साहब यूं उनके साथ खड़े हुए। मतलब कुदरत की शान है ना। अच्छा, मतलब चेक करें। वही जब मैंने कहा कि कारमा है ना, तो वही चीज है जो उन्होंने PTI ने इस्तेमाल किया ना। नहीं बिल्कुल किया सर, और हमने उस वक्त अगर उस चीज को कंडेम किया है तो आज हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही हम कर रहे हैं। हम उस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन इसमें एक और चीज है, इसको पाकिस्तान की सियासी जबान में इसका एक टर्म है, उसको पता है क्या कहते हैं? नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत। तो माय पॉइंट इज सिंपल, और ये थोड़ा सा शायद फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि अगर आप अब कहते हैं सर ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, तो जब आपके खिलाफ ये चीज होती है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं रही कि आप इसको चैलेंज कर सके। बड़ी सिंपल बात है। शायद यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा यू टर्न लेगी धरने से पहले, क्योंकि उनके जो नजरियाती कंडीशंस हैं वो यहाँ पर डैमेज हो। पाकिस्तान में धरने खुद ब खुद ही हो जाते हैं? नहीं, कुछ सपोर्ट भी होती है। अच्छा, मौलाना साहब कुछ जाकर के मिले भी हैं लोगों से, उन्होंने कहा कि जी मुझे धरना करने दिया जाए, कोई ऐसा नहीं है कि ये को खाली खुली हो रहा है। वो अलग बात है कि उनको किस तरह रोका जा सकता है। अब वो मसलन खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा वो सामने आए हैं यार, मुझे तो महमूद खान साहब, उन्होंने कहा कि जी एक बंदा निकल के दिखाए खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ादी 2014 में बस किरदार बदल गए हैं। चले इस पर अभी कहानी वही है, ये तो अभी एक ऑनगोइंग स्टोरी है। लेकिन वो सर की बात ठीक है कि पाकिस्तान में ना हमेशा फुल सर्कल होता है हर। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, उसके पीछे बड़ी कोई सॉलिड वजह खड़ी हुई होती है। जैसे हमारे पीछे प्रोड्यूसर खड़े हुए कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कल मोहनदास करमचंद गांधी की 150वीं सालगिरह थी और बहुत बड़ी हस्ती हैं, भारत में बाबूजी कहा जाता है और दुनिया भर में इनको महात्मा गांधी कहा जाता है, मतलब महाआत्मा। आज एक क्या खबर आई है कि कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की अस्थियां, उनकी जो राख और इसको नहर में नहीं डाला गया था क्योंकि इसका टूर किया गया था, वो चोरी कर दी। और ना सिर्फ ये, महात्मा गांधी की जो तस्वीर इनकी जहां पर इनकी अस्थियां रखी हुई हैं, वहां पर जो इनकी तस्वीर है उस पर गद्दार का लफ्ज लिखा गया। अभी काफी शॉकिंग खबर है। हाल में ही गांधी जी के ऊपर का बहुत बातें हुई हैं, नरेंद्र मोदी ने एक पूरा ऑपरेट लिखा, उस पर अब थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सवाल ये बनता है, क्योंकि खासतौर पर मेरे लिए काफी एक शॉकिंग बात है कि महात्मा गांधी के खिलाफ भारत में कोई इस तरह का काम करे, लेकिन कौन हो सकता है ये? क्या ये बात सच नहीं है कि तकरीबन पूरे भारत में महात्मा गांधी को एक ऑनर और एक इज्जत
से देखा जाता है, करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गांधी को गद्दार और उनके कातिल नाथूराम गोडसे को हीरो समझते हैं। सुन लीजिए। शकुन पांडे जी और उनके सभी साथी जो निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद हैं, हम उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अत्याचार हो रहा है, एक गांधी का उन्होंने पुतला फूंका और उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं गांधी को गद्दार मानता हूं, राष्ट्रपिता है नहीं वो, 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल, जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए, और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूं। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गोडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए, मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूं। ये है हिंदू। यार चीजें कैसे बदलती कसम से हैं। अच्छा, मसलन देखें, पाकिस्तान के निसाब में गांधी, मुतासिब, हिंदू और तंग नज़र वो सारे हमने बचपन से पढ़े हैं। बेशक आज भारत में बापू को वो कह रहे हैं कि गद्दार है बीजेपी वाले, और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वहाँ जनरल असम्बली में तकरीर करते हैं और अमेरिका में इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वो फाशिस्ट हैं, ये वो आरएसएस वाले हैं जिन्होंने गांधी जी को मारा था। अच्छा, थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, ये बीजेपी वाले नहीं है, ये है हिंदू महासभा, जो फिर भी बहरहाल संघ परिवार जिसमें वीएचपी, जिसमें आरएसएस, जिसमें बीजेपी आती है, उसका हिस्सा है। ठाकुर तो बीजेपी नहीं, उसमें मैं आ रहा हूं सर, तो थोड़ी सी इजाजत दे। अच्छा, अब इनका बस चले तो ये खुद भी गांधी को गोली मार दें, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जरा वीडियो जरा देखें, और ये भी हिंदू महासभा ने इवेंट किया था कि गांधी जी की एक पोस्टर सा लगा हुआ है और उनके हाथ में पिस्तौल है और वो उसको गोलियां मार रही है, और ना सिर्फ ये, उसके अंदर लाल रंग के पैकेट भी लगाए कि खून भी निकले बकायदा, मतलब पूरा बॉलीवुड का सीन। बॉलीवुड सर, सिर्फ आइटम नंबर नहीं है। एक नीम आइटम नंबर है वैसे कि गोडसे के एक मंदिर भी बनाई है, और जैसे कहते हैं दूध से गोडसे की मूर्ति को धोया जा रहा है। अच्छा, दोनों केसेस में पर्चे भी हुए और मेरा ख्याल है कि शायद कुछ गिरफ्तारी हुई। आपने बात की बीजेपी जी, बीजेपी की जो लीडिंग लाइट है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कन्विक्टेड टेररिस्ट जो बेल पर रहा है और जिनको टिकट भी मिली और जो फिर कामयाबी से इलेक्शन भी जीत गई, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी रेज की थी। उन्होंने कहा था कि यार कौन कहता है कि ये कातिल है गोडसे और कौन कहता है कि ये देशद्रोही है। मेरी नजर में ये देशभक्त। इस पर नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हुए थे, टिकट वापस नहीं ली और बस कहा कि अच्छा, लेकिन एक बात एक और भी है, और वो है बीजेपी की एमएलए उषा ठाकुर, जिन्होंने भी कहा कि सर ये हमारे लिए तो पेट्रियट और नेशनलिस्ट ऐसे बहुत से हैं। अच्छा, गोडसे ने क्यों कत्ल किया था और किसके? देखिए, बात यह है कि आरएसएस को गांधी से क्या दुश्मनी थी जी, ये समझने की कोशिश करें। मतलब मैंने पाकिस्तानी निसाब में गांधी का एक है। अब मसला यह है कि जिन्ना साहब को भी वहाँ इंडिया में रिविजिट किया जा रहा है। जसवंत सिंह की किताब आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा भी जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जो तकसीम हुई उसमें पटेल और नेहरू का ज़्यादा किरदार था, जिन्ना का कम था। गांधी के साथ दुश्मनी की वजह यह है कि जब बंटवारा हुआ तो असासों की तकसीम भी हुई जी, तो पटेल और नेहरू ने 55 करोड़ रुपए मालियत के असासे जो हैं पाकिस्तान के जो हिस्से में आने थे वो रोक लिए। गांधी जी ने उस पर रखा बरत कि अगर ये असासे ईमानदारी से तुमने पाकिस्तान के हवाले नहीं किए, जो कि तय हो चुका है, तो फिर मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये बरत नहीं तोड़ूंगा। तो फिर मजबूरन ये असासे जो है वो ये क्रेडिट जाता है। दूसरे, उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम शदीद फसादात हो रहे थे, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी और गांधी जी बंगाल में नवाखली में और कलकत्ता में उन्होंने बैन बलवाइयों के दरमियान जाके धरना दिया। अगर वो ये हरकत ना करते तो लाखों कत्ल हुए, उनमें मजीद हजारों का इजाफा हो सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जो है वो सही हिंदू नहीं है, आरएसएस के नजर से देख रहा हूं। अच्छा, दूसरा सबूत यह है कि जब नाथूराम गोडसे को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जो एक बयान दिया उसमें ये लाइनें भी थीं कि गांधी को बापू कहा जाता है, मगर वो कैसे बापू थे जो देश के बंटवारे की साजिश पे राजी हो गए। वो तो असल में पाकिस्तान के बापू थे। उनके अंदर की आवाज़, उनकी रूहानी ताकत, अहिंसा का फलसफा, सब कुछ जिन्ना के सामने ढेर हो गया।
ये नाथूराम गोडसे के अदालत में अल्फाज। अच्छा, अदालत की आपने बात की तो मैं बड़ी मजेदार खबर बताऊं मुझसे, जो मैंने भी आज ही मुझे पता लगी है कि पहले जब ये पूरा केस चला नाथूराम गोडसे का ट्रायल, गांधी जी का मर्डर ट्रायल जब चला था, तो पहले तो भारतीय हुकूमत ने कहा कि यह पब्लिक ट्रायल होगा। आखिरकार गांधी जी को कत्ल किया गया है यार, कोई छोटी बात नहीं है, पूरी मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से क्लोज कर दिया। हाँ, और आपको क्या पता है कि ये कब पहले जो पूरी जो टेस्टिमनी थी जो अभी गोडसे की जो अभी बात कर रहे हैं, आपको पता है मंजर आम पर कब आई? कब? 1977। पता है क्यों सील किए गए? क्योंकि जो नोट्स ले रहे थे वो कह रहे थे कि सर ये तो जो बातें कर रहा है ये तो अक्सर अवाम हमारी मानने पर आ जाएगी ये। और आज आप ये देखें कि उसी आरएसएस जिसके साथ ये लिंक था, और वीर सावरकर जो हिंदुत्व के मकाल मार्क्स हैं, उनकी भी मुलाकातें होती थी गोडसे के साथ, और एक वहां पर कोट किया था कि कामयाब होके आना। ठीक है, तो एनीवे वो एक बहुत लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसी आरएसएस के भक्त नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑपेड लिख रहे हैं, जिसमें हर एक बात की है, लेकिन सिर्फ ये जो रवादारी और जो टॉलरेंस की बात गांधी जी, मोदी जी का मजमून न्यूयॉर्क टाइम्स में, प्लीज। गांधी जी की तालीम है कि तकब्बुर को झटकते हुए, इंसान का दर्द बांटते हुए इंसानियत की तकलीफ को कम किया जाए। आइए गांधी जी के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस दुनिया को तशद्दुद, नफरत और तकलीफ से निजात दिलाने के लिए कंधे से कंधा जोड़ के आगे बढ़ें। शुक्र यह है कि कश्मीर में इन दिनों इंटरनेट बंद है। अगर वो ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाला मोदी जी का मजमून पढ़ लें तो या तो रोते रोते बेहाल हो जाएंगे या हंसते हंसते गश खा के गिर पड़ेंगे। अच्छा, मैं ये वैसे जिनेवा कन्वेंशन में टॉर्चर कहा जाता है और बैंड है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पुराने जो लीडर थे उनमें जो रवादारी का लेवल था, अब जैसे जिन्ना साहब हैं और गांधी जी, जमीन आसमान का फर्क था ना, नजरिया ही मुख्तलिफ था। लेकिन जब गांधी जी की मौत की खबर आई तो पाकिस्तान का परचम एक दिन के लिए सरकारी तौर पे सरनगू हुआ। गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम ये गया भारत कि मुझे एक सफ़ाकाना हमले में मिस्टर गांधी की मौत पे शदीद सदमा है। हमारे बाहमी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वो हिंदू कौम के गैर मुतनाज़ा अजीम रहनुमा थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के कुछ ही अरसे बाद इस सानहे पे मैं उनके अहले खाना और हिंदू कौम से ताज़ियत करता हूँ। हिंदुस्तान के लिए ना सिर्फ ये एक अजीम नुकसान है, बल्कि एक ऐसे बड़े आदमी की रुखसती से जो खला पैदा हुआ है उसकी जल्द भरपाई मुश्किल है। 4 फरवरी 1938 को मजलिस लेजिस्लेटिव असम्बली का कराची में इजलास होता है। उसमें वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने कहा, मुझे गांधी जी की अलमनाक मौत पे सख्त सदमा है। वो हिंदुस्तानी सियासत मरकज़ी किरदार और दौरे हाज़िर के अजीम रहनुमा थे। मेरी दुआ और उम्मीद है कि गांधी जी बर्र-ए-सग़ीर के मुख्तलिफ तबकों के माबैन जो अमन और भाईचारा देखना चाहते थे, शायद ऐसा हो जाए। रवादारी का लेवल जो है आप ये चेक कीजिएगा। आखिरी वसत, ये कल ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि गांधी जी ने अपनी जो 79th बर्थडे पे जो स्पीच दी थी, अगर उसका एक, आप मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन एक अगर उसका हिसाब, हाँ, ये आखिरी उनकी बर्थडे थी जिसपे वो जिंदा थे। 2 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे को 1.5 महीना हुआ था। उनका कहना था कि आज आपके लिए मेरा जन्मदिन, मगर मेरे लिए यौम सोग है। हैरान भी हूँ और शर्मिंदा भी कि अब तक कैसे ज़िंदा हूँ। कुछ अरसे पहले तक मेरी बात पूरा देश ध्यान से सुनता था, आज कोई नहीं सुन रहा। अगर आप यही चाहते हैं कि इस देश में सिवाय हिंदुओं के कोई ना रहे तो फिर ठीक है, सब मुसलमानों को मार डालो, मगर उसके बाद किसे मारोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गांधी जी ने ये बयान कल ही दिया, कसम से। शायद इसका, इन सारी चीज़ों का एक फ़ायदा ये हो कि बिल आखिर हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी, मेरा ख्याल है 73 साल हो गए असल हिस्ट्री, जिन्ना साहब को भी वहाँ कोशिश हो रही है रिविजिट करने की, उनका सही असल किरदार जो है अब तक जो दबा हुआ था हिंदुस्तान में उभारने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है हमें भी गांधी पे नई डिबेट इनिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में जो सेहत के शोबे का हाल है वो सबको पता ही है, मगर इस सेहत के शोबे के मलबे से कुछ ऐसे कमालात होते हैं जिनकी मिसाल जो है शायद इतनी मिसाली है कि हम लोग भी दंग रह जाते हैं। SIUT के बारे में हम अक्सर आपको बताते रहते हैं,
ईदी एम्बुलेंस है, चीपा एम्बुलेंस है। कराची जैसे शहर में जहाँ हर कोई बदकिस्मत कहता है, मगर यहाँ पर भी ऐसे ऐसे इदारे हैं जो कमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा इंडस हॉस्पिटल है, इनका पूरे पाकिस्तान में यूँ तो नेटवर्क है, मगर कराची में जो इनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ 2500 लोगों का मुफ्त इलाज हर रोज़ होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 85 बेड का एक बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल भी है, उनको भी मुफ्त इलाज होता है। ये कहानियाँ आपने सुनी होंगी, मगर इसमें भी बहुत से ऐसे कमालात होते हैं। मसलन पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, 3 दोस्त हैं जो कि हर साल पाकिस्तान आते हैं सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए और रोज़ ऑपरेशंस करते हैं हिप और नी इम्प्लांट्स के, जो कि पाकिस्तान में शायद नहीं होता। सिर्फ ऑपरेशंस ही नहीं करते बल्कि वहाँ से आर्टिफिशियल हिप्स और इम्प्लांट्स जो हैं वो लेकर भी आते हैं डोनेशंस के तौर पर। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं काफ़ी फैसिनेट हो रहा हूँ उससे बहुत। और आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आप ज़्यादा फैसिनेट होंगे। तो आपको इंट्रोड्यूस वो खुद आएंगे, डॉक्टर उमर बरनी, जिनकी सरबराही में ये डॉक्टर्स पाकिस्तान आए। तो सुनिए उमर बरनी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हुए हैं एक्चुअली अमेरिका से। मेरे साथ एक पूरी टीम आई हुई है। हमारे साथ 3 और फिजिशियंस हैं मेरे अलावा, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये आर्थोप्लास्टी प्रोजेक्ट कहलाता है। हमारा ये 3रा साल है, और उसमें ये कि हम वहाँ अमेरिका से कंपनी से डोनेट करवाते हैं जो हिप और नी रिप्लेसमेंट्स के इम्प्लांट्स होते हैं। तो चूँकि पाकिस्तान में इस बीमारी की काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ ऑब्वियसली रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, स्पेशली जो गरीब लोग हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों को यहाँ हम वो सहूलतें फ़राहम करें या जो सर्विसेज फ़राहम करें जो ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम वहाँ से इम्प्लांट्स लेके आते हैं डोनेशन के, और फिर यहाँ आके हम सर्जरीज करते हैं। तो आई एम एन ऑर्थोपीडिक सर्जन, और मेरे साथ दो हज़रात हैं, दोनों ऑर्थोपीडिक सर्जन्स हैं। तो हम एक पूरा हफ्ता यहाँ गुजारते हैं और हिप एंड नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज करते हैं। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता हफ्ते हुए थे और मैंने ये इंटरव्यू इंडस हॉस्पिटल ही जा कर के रिकॉर्ड किया। तो मैंने उमर बरनी से पूछा कि जनाब, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो तो छुट्टियां गुजारने बैरून मुल्क वैसे चले जाते हैं, तो आप क्यों जो है काम को ही तरजीह दे रहे हैं? तो सुनिए। लेकिन घूमना फिरना तो दुनिया भर में भी करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ये था टू गिव बैक टू पीपल हु अदरवाइज वुडंट हैव द एबिलिटी। अल्लाह ने हमें एक हुनर दिया है, हमारे लिए हमें एक ट्रेनिंग दी है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो हमसे ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद इट्स एक्चुअली 2fold। एक तो हम, जैसे मैंने आपको बताया, गरीब लोगों की सर्जरीज भी करते हैं, और दूसरा चूँकि हम इंडस अस्पताल में, इंडस अस्पताल इज़ अ ट्रेनिंग फैसिलिटी एज़ यू नो, तो यहाँ हम ट्रेनिंग और टेक्निक ट्रांसफर्स वगैरह सिखाते भी हैं। अब आपको उमर बरनी के दोस्त से भी मिलाते हैं, डॉक्टर जुनेद मागदा। वो कैसे इस सारे उसमें चक्कर में शामिल हुए, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। दूसरा साल है, मैं लास्ट ईयर आया था, मेरा 2nd ईयर। मैं उमर से कॉन्फ्रेंस में मिला था, तो उसने बताया था कि ये ऐसा काम कर रहा है, तो राइट अवे में इंटरेस्ट हो गया था। तो मैंने बोला था जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे मुझे भी पूछना, मुझे आना है। मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से हैं, तो जैसे डॉक्टर उमर ने बोला था, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे फैमिली को हेल्प करें, और मेरे फैमिली का मतलब पाकिस्तान से है। जहाँ भी जाएं फैमिली तो पाकिस्तान ही है। बहुत ज़बरदस्त। इनके तीसरे साथी से भी आपको मिलाता हूँ, डॉक्टर खालिद यूसुफ, बड़े जॉली गुड फेलो हैं। सुनिए खालिद साहब से। मेरा दूसरा साल है, तो ये कहानी तो एक्चुअली 10 साल पहले जाती है। मेरी और जुनैद की दोस्ती तो बहुत पुरानी दोस्ती है। तो हम लोग ने जब मेडिकल स्कूल से घुसे मेडिकल स्कूल में, और फिर उसके बाद ऑर्थोपीडिक सर्जरी करी, तो हम लोग बात ही करते थे कि हम लोग एक दिन कुछ करेंगे। तो फिर वो एक बात और बातों से बात फिर आगे बढ़ती गई। तो फिर डॉक्टर उमर भी मेरे सीनियर रेजिडेंट थे जब मैं मेडिकल स्कूल में था। तो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ना, तो वहाँ से उमर की और मेरी दोस्ती हुई, फिर जुनैद की और मेरी दोस्ती थी, और फैमिली रिलेशनशिप थे। तो फिर वो सब मिलकर अब यहाँ पे हम लोग इंडस आ गए। तो अल्लाह कबूल करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड आई थिंक 75 ऑलरेडी। एक और दिन बाकी है, तो बस इंशाल्लाह कीप वर्किंग हार्ड। इन 3 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की दोस्तों की कहानी इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी, इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक। हम आपको पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की कहानी सुना रहे हैं जो सिर्फ एक हफ़्ते के लिए हर साल पाकिस्तान आते हैं और एक हफ़्ते में 80 इस दफ़ा उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं हिप और इंडस हॉस्पिटल में हिप और नी इम्प्लांट्स के। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए डोनेशंस जो हैं वो अमेरिका से ले करके आते हैं। तो डॉक्टर उमर बन्नी से मैंने ये भी पूछा कि आपकी रूटीन क्या होती है, इतने ऑपरेशंस कैसे कर लेते हैं? चूँकि जैसे मैंने आपको बताया मकसद आने का ही ये है, तो हमारी रूटीन ये होती है कि हमें सुबह हम आ जाते हैं आमतौर पे 8 साढ़े 8 की रेंज में यहाँ, और OT थिएटर्स में चूँकि हमारे साथ यहाँ ट्रेनी रेजिडेंट्स भी हैं तो वो केसेस हमारे शुरू करवा देते हैं। यहाँ की जो स्टाफ है और यहाँ के जो बाकी सर्जन्स हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू अस, अकोमोडेटिंग। वो बेचारे अपनी जो स्केड्यूल्स हैं वो सब कुछ होल्ड पे करके और हमें कमरे और हमें सारी जो स्टाफ है वो देते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम होता है। यहाँ इनके साथ खाने भी चल रहे होते हैं और वैसे भी इंटरेक्शंस चल रही होती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। लेकिन ना जी, एक मैंने जैसे आपको बताया इसकी 2-3 नुक्ते हैं। एक तो ये है कि जैसे मेन फोकस तो यही कि गरीबों की सर्विस करना है। उसके अलावा हमारे साथ रेजिडेंट्स जो हैं उनकी कुछ ट्रेनिंग हो जाती है हमारी वजह से, तो दिस इज़ एन एडेड बेनिफिट। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हमारी रिलेशनशिप्स बन रही हैं फॉर अस सर्जन्स हु आर इन द US, to have those relationships on an ongoing basis, that's priceless. उसकी तो कोई replacement नहीं है। और मेरे जो यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में यहाँ मुकाम सर्जन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हैं, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स बन गई हैं। तो वी ट्रूली एंजॉय दैट। इसको हम बढ़ाते रहेंगे। आपने जैसे मैंने आपको बताया पहले साल तकरीबन 28 सर्जरीज़ हुई थी। उसके बाद पिछले साल जस्ट ओवर 65 समवेयर इन द रेंज, और इस साल वीव क्रॉस्ड 80 इंशाल्लाह, और इरादा है 80 क्रॉस करने का। तो ये हर साल काम बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ रहा है यहाँ डिमांड भी बढ़ रही है। तो वी ट्राई टू मैच दैट, और हम लोग इनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करते रहते हैं कि जी इसको कैसे काम बढ़ाएं, कैसे और बेनिफिट प्रोवाइड करें इन लोगों को इंशाल्लाह। जी इनके जो साथी हैं डॉक्टर जुनैद, उनसे मैंने पूछा कि जब आप वापस चले जाते हैं तो इंडस हॉस्पिटल से कैसे रब्ता रखते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एब्सोल्युटली, हमने व्हाट्सएप की ग्रुप है रेजिडेंट्स के साथ, तो कोई डिफ़िकल्ट केस होता है पिक्चर्स अपलोड करते हैं, एक्सरेज अपलोड करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा अच्छा इंटरेक्शन है रेजिडेंट्स के साथ। आई पर्टिकुलरली मुझे बहुत मज़ा आता है। ये नेक्स्ट जनरेशन है ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन पाकिस्तान, तो हम तीनों को बहुत मज़ा आता है कि हम इन लोग को टीच कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, फिर आगे जाकर इन लोग टीच करें दूसरे रेजिडेंट्स को। तो ये अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी वैल्यूएबल टू अस। ये मैं ख्याल दुनिया का वाहिद व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें कोई काम की बात होती होगी। मजाक के अलावा ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं इनकी इतनी डिमांड है कि 2029 तक इनकी डेट्स बुक हैं। तो यानी ये हर साल 2029 मतलब अगले 10 साल तक। हाँ, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि जो अगर बूढ़े हैं जिनको बहुत अर्जेंट केयर है तो वो प्रायोरिटी पे वो कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई काम की बात। तो डॉक्टर खालिद से मैंने पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप कराची आते हैं और ईटिंग आउट ना हो और बाहर ना जाएं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये साथ साथ चलता है। सुनिए। ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे कराची आए और बाहर नहीं जाए तो शॉपिंग भी होती है, खाना भी होता है। रेजिडेंट्स भी हम लोग को ले गए थे ट्यूसडे रात को, उनके साथ हम लोग ने यंग लड़कों के साथ बाहर गए, थोड़ा इन्जॉय करा। दिस इज़ पार्ट ऑफ द होल फन ना। आते हैं हम लोग पूरा लाइक फ्रंट लोड कर आते हैं। वहाँ पे वो काम होता है, पूरा काम ख़त्म करके आते हैं। तो आते हैं थके हुए और जाते भी थके हुए ही जाते हैं, मतलब पार्ट ऑफ द फन। लेकिन ये थकावट है बॉस जो जिसका अपना मजा है, जिसका अपना मजा है। और ये कि ऐसे लोगों को देख के होता है कि यार कितने अकम्प्लिश्ड हैं यार, हमारी तरह खाली बातें नहीं करते। तकरीबन लेकिन कम हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं, हम इतना तो हमें आपको क्रेडिट जाता है। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। वाह, क्या बात है। इसी खूबसूरत शेर पर हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे आपकी कॉल्स के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।